हम विवेक और आज हम लोग क्या करेंगे। लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने यूपी टेट 2019 के जो क्वेश्चंस थे साइंस के, बेसिकली केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को हमने उसमें सॉल्व किया था। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेने वाले हैं 2018 पेपर से। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि 2018 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से जो 2018 के पेपर में आए हुए थे। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन दिख रहा है, वो ये पूछा गया था आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो आपको पूछा गया था बेटा यहाँ पे कि आप मेरे को ग्रीन हाउस गैस बताएं कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो हम सबको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके चलते होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के चलते होता है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे थे। वो चार ऑप्शन कौन कौन से थे बेटा, आपको दे रखा था नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, ऑक्सीजन है। तो करेक्ट ऑप्शन जो था वो क्या है हम लोगों का, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के चलते ही ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है बेटा कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ये पर ईयर द ईयर, और वो उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल गैसेस है बेटा वो कौन सा है, CO2। तो CO2 गैस जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस का। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा ये। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट अ मिनरल। कौन सा मेटल इसमें से मिनरल नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट अ मिनरल, और इसके आपके एग्जाम्पल क्या क्या दे रखे हैं उसको ध्यान से देखो जरा। तो आपको दे रखा है बॉक्साइट। तो हम सबको पता है कि बॉक्साइट किसका ओर होता है भाई, तो जो बॉक्साइट ओर होता है उससे हम लोग को एल्यूमिनियम मिलता है ना। तो ये तो मेटल है बिल्कुल। उसी तरीके से हम लोगों को एक दे रखा है हेमेटाइट। हेमेटाइट, ठीक है, तो हेमेटाइट किसका ओर होता है, तो हेमेटाइट से हम लोग को आयरन मिलता है, तो ये भी मेटल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो क्या हो जाएगा, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम, क्योंकि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, दैट इज CaSO4.2H2। ये होता है आपका जिप्सम का फॉर्मूला। तो इससे हम लोगों को कोई मेटल नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट अ मिनरल। तो ये जो जिप्सम है बेटा, ये जो मेटल है वो मिनरल नहीं है। तो जिप्सम हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी के ओर से मिनरल से हम लोगों को ये मिलता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस होता है बेटा। तो देखो, एनीथिंग विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज मिनरल्स। बट ओर का मतलब क्या होता है बेटा कि उन मिनरल से जो इकोनॉमिकली सस्ते, मतलब ऐसा ना हो कि मिनरल को ओर में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है तो उसको ओर बोलोगे आप, नहीं। इकोनॉमिकली जिसको आप कम से कम पैसों में, कम से कम बजट के साथ अगर आप उस मिनरल को कन्वर्ट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड ओर। तो ओर में एक इस वर्ड को जरूर याद रखना है कि वहां पे कॉस्ट कम होना चाहिए, कॉस्ट का मेंशन जरूर होगा जब भी आप बात करोगे ओर को। ठीक है, तो इस मतलब याद रखना है, एक चीज क्या याद रखना है कि ऑल ओर आर मिनरल्स। ऑल ओर्स, जितने भी ओर्स होते हैं बेटा, ऑल ओर्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ठीक है, सभी के सभी ओर्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, मिनरल होते हैं। इस चीज को एकदम दिमाग में फिक्स कर लेना। ऑल ओर्स आर मिनरल, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, इस चीज को याद रखना है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ओर्स होते हैं वो सभी मिनरल से ही मिलते हैं, तो बोल सकते हैं ऑल ओर्स आर मिनरल। लेकिन सभी मिनरल्स और नहीं हो सकते। कुछ मिनरल जिसमें मान लो मैंने बोल दिया कि कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, कॉस्ट उसको करने में बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आप उसको और नहीं बोलेंगे बेटा। और उसी को बोलते हैं जो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबली आसानी से कन्वर्ट किया जा सके, तब उसको और बोलेंगे। इसलिए लिखा है कि सारे के सारे और मिनरल तो होते हैं लेकिन सभी मिनरल और नहीं होते हैं। ठीक, तो एक तो आपको इस चीज को ध्यान रखना था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा था बेटा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड। तो एक लिक्विड नॉन मेटल का एग्जांपल बताएं। ठीक है, लिक्विड नॉन मेटल का एग्जांपल। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत बार ऐसा पूछा गया है। ठीक है, कि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड आया हुआ है कि नॉन मेटल, जो लिक्विड नॉन मेटल है उसका आप एग्जांपल बताएं। तो आपको क्या क्या दे रखा है ऑप्शन में, तो आपको आयोडीन दे रखा है, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है सल्फर, सी ऑप्शन में दे रखा है बेटा आपको ब्रोमीन, और जो आपका डी ऑप्शन है वहां पे दे रखा है फॉस्फोरस। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है बेटा जो लिक्विड होता है।
तो लिक्विड नॉन मेटल के बारे में कोई पूछे तो आपको क्या बोलना है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक आयोडीन सॉलिड होता है, सल्फर सॉलिड होता है, लेकिन जो अपना ब्रोमीन है वो कौन से फॉर्म में होता है बेटा, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ब्रोमीन और नॉन मेटल भी है, क्योंकि कौन से ग्रुप में आता है ये, 17 ग्रुप में, फालतू क्लास बोरिंग इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो जो फ्लोरीन होता है बेटा वो बेसिकली गैस होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैस होते हैं। जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन आया था आपके पास कि व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर का रीजन क्या है, स्टोन कैंसर, स्टोन कैंसर। तो ये क्या है बेटा, स्टोन कैंसर, ध्यान से समझना। स्टोन कैंसर को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, मार्बल, मार्बल कैंसर। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता था कि मार्बल कैंसर के क्या रीजंस है। तो स्टोन कैंसर और मार्बल कैंसर बोथ आर सेम। किसके बने हुए होते हैं ये, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है बेटा। इसका मेन रीजन क्या है, तो इसका मेन रीजन है बेटा एसिड रेन। इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन जैसे ही होता है उसमें अंदर बेटा HNO3 होते हैं। तो ये HNO3 इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। और जो ताजमहल आपने सुना होगा बेटा, ताजमहल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि ताजमहल पे एसिड रेन का इफेक्ट पड़ता है और उसका कलर थोड़ा सा येलोविश होता जा रहा है। ठीक है, जो उसका कलर है वो थोड़ा सा येलोविश होता जाता है। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि अगर एसिड रेन ना हो, एसिड रेन क्यों होता है, तो एसिड रेन इसलिए होता है बेटा कि जो भी आसपास फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उसे पॉल्यूशन होता है, उसे NO2 निकलता है और वाटर वेपर के साथ कंबाइन होके HNO3 बनाते हैं। और जब बारिश में, जब देखो एसिड रेन किसको बोलते हैं, जब भी पीएच होता है बारिश का वो 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो बारिश होगी वो एसिड रेन होगी। सबको पता है बेटा पीएच स्केल हम सबको पता है, इधर 14 तक वैल्यू होती है, इधर 1 तक वैल्यू होती है, बीच में 7 होता है। तो मैंने बोला कि अगर 5.6, ठीक है, अगर इससे कम पीएच हो जाता है हम लोगों का, तो हम बोलते हैं कि जो हमारा रेन हो रहा है वो कौन सा रेन कहलाता है, एसिड रेन कहलाता है। तो जो स्टोन कैंसर का मेन रीजन था वो कौन था, एसिड रेन था। तो आप सबको ध्यान रखना है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ मार्बल कैंसर। मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ताजमहल, क्योंकि वो भी कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का बना हुआ है। और एसिड रेन मेन रीजन है स्टोन कैंसर का। तो आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप सेव कर लें फटाफट जल्दी से, है ना। उसके बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं अपना। चलिए, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है बेटा कि ब्राइन क्या होता है, ब्राइन, ब्राइन क्या होता है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। ब्राइन किसको बोलते हैं, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, क्या कंसंट्रेटेड बेटा, कंसंट्रेटेड NaCl, NaCl के सॉल्यूशन को, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राइन। ठीक है, इज नोन एज ब्राइन। इसी को बेटा हम लोग ब्राइन के नाम से जानते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किसको बोलोगे आप ब्राइन, तो कंसंट्रेटेड Na सॉल्यूशन। तो इसमें ऑप्शन क्या थे, पहला था कॉमन नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, रॉन्ग। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन, गलत। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, बिल्कुल। कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगला था एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन सी जो होगा बेटा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कंसंट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, NaCl इज नोन एज ब्राइन। तो इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है, पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एयर, कि कितना परसेंटेज नाइट्रोजन गैस का होता है बेटा एयर के अंदर। तो कितना होता है परसेंटेज नाइट्रोजन गैस का एयर के अंदर, अगर आपसे कोई पूछे तो किस तरीके से पता करोगे। तो चलो मैं सबका आपको बता देता हूँ परसेंटेज कि कितना परसेंटेज होता है एयर के अंदर गैसेस का। ठीक है बेटा, तो चलो देखते हैं फटाफट। तो इसमें पूछा है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज बताइए एयर के अंदर कितना होता है। ठीक, तो जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है बेटा, नाइट्रोजन का परसेंटेज एयर के अंदर, परसेंटेज वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो होता है बेटा 78%। ठीक है, तो आपको याद रखना एयर के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है, 78%। एंड ये सबसे मैक्सिमम होता है बेटा। इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आता है वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है बेटा, तो वो होता है अबाउट 21% होता है। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है
वो होता है बेटा आर्गन। ठीक है, तो आर्गन का कुछ परसेंट होता है, लगभग कितना, तो आर्गन का जो एयर के अंदर परसेंटेज होता है वो होता है लगभग 0.93%। तो ये कुछ अलग अलग परसेंटेज हैं बेटा जो एयर के अंदर होती हैं। तो यहाँ पे तो आपसे सिर्फ ये पूछा था कि आप नाइट्रोजन का बताएं, लेकिन आपसे किसी का भी पूछ ले तो इस तरीके से बेटा आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसका परसेंटेज कितना होता है कितना नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका परसेंटेज कितना होता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन का 21% और फिर हम लोग का आर्गन का कितना है बेटा 0.93%। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से कुछ भी पूछ सकता था बेटा, तो ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। इस बार नाइट्रोजन पूछा था, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आर्गन पूछ ले या O2 पूछ ले या सेकेंड अमेंडेड एलिमेंट पूछ ले, तो कुछ भी पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि ओजोन। ठीक है, ये जो अपना ओजोन होता है, ओजोन क्या है, तो ओजोन इज क्या होता है बेटा, तो बोला है एल्ट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, आइसोमर ऑफ ऑक्सीजन, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन या आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। तो ओजोन क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझ लेना कि देखो इसमें दो तीन टर्म्स हैं, उन दोनों टर्म्स को मैं तुम्हें समझा देना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाई, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाई आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होता है क्या नहीं होता है उसको समझेंगे हम लोग अभी बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई आइसोटोप। यहाँ पे मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आइसोटोप किसको कहते हैं बेटा, तो आइसोटोप हम किसको कहते हैं, आइसोटोप का मतलब होता है बेसिकली आपका जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंस हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन है, तो आइसोटोप का मतलब हो गया कि टॉप वाला चेंज होगा बेटा, यानी 1H1 और यहाँ पे फिर मैंने ले लिया 1H2। आपने देखा होगा हाइड्रोजन भी लिख सकता हूं मैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन के पहले आइसोटोप को प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम 3 होते हैं। तो आइसोटोप का मतलब ये होता है बेटा कि एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, आइसोटोप का मतलब ये होता है कि एटॉमिक नंबर सेम है। ओके, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि आइसोटोप का मतलब होगा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। उसी तरीके से एक आता है बेटा आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, इसका उल्टा बेटा, उसमें क्या होता है, मास नंबर इज सेम, मास नंबर इज सेम। ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा वो क्या होता है, डिफरेंस। तो एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। तो ये कहानी होती है आपकी आइसोबार की। जैसे मैंने एग्जांपल दिया C6 और ये 14 है, ये नाइट्रोजन है 7 और 14 है, तो दे आर द आइसोबार ऑफ ईच अदर, है ना। क्यों बेटा, देखो एटॉमिक नंबर अलग है लेकिन मास नंबर क्या है, सेम है, तो ये आइसोबार कहलाएगा। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, और जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। उसी तरीके से एक आता है आइसोटोन। तो आइसोटोन किसको बोलते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोन। एग्जांपल जैसे C6 और यहाँ पे आप 13 ले लें और यहाँ पे नाइट्रोजन लें 7 और 14। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा बेटा, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर को माइनस करके। तो यहाँ पे भी न्यूट्रॉन अगर आप ध्यान से देखो तो 14 में से 7 गया, कितना बचा 7, और यहाँ भी आप देखो 13 माइनस 6 गया, कितना बचा बेटा 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर द सेम। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं बेटा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो ये क्या होंगे, आइसोटोन होंगे। तो आइसोटोप एटॉमिक नंबर सेम, आइसोबार मास नंबर सेम, आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पूछा है कि अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने, जो हमारा क्वेश्चन था बेटा। तो क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, क्वेश्चन में ये पूछा था कि आप मेरे को बताएं, ठीक है, कि जो अपना ये होता है ऑक्सीजन, ठीक है, वो ऑक्सीजन क्या है। तो ओजोन इज अ एल्ट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, आइसोमर ऑफ ऑक्सीजन, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन या आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा आइसोटोप तो है नहीं, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, है ना। तो ओजोन का फॉर्मूला होता है बेटा O3, तो ये कंपाउंड तो है नहीं,
आइसोटोप तो है नहीं, सॉरी, आइसोटोप का तो कुछ लेना देना है नहीं इसमें, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? तो ये जो हमारा ओजोन होता है वो एलोट्रॉप होता है ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, दैट इज इट इज अ एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, कि ये ऑक्सीजन का एल्ट्रॉप्स होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है बेटा हम लोगों को कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ओजोन इज एन एल्ट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन नहीं। और आइसोबार आइसोटोप आइसोटोन क्या होता है उसको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो ध्यान से बेटा उसको आप देख लेना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो देख रहे हो बेटा कितने सिंपल सिंपल से 10 से कम 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। अभी बायो वाले क्वेश्चन तो मैंने कंसीडर नहीं किए हैं, तो इसको बड़ी आसानी से आप डील कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगाते हो। तो हर साल का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, तो आप इन क्वेश्चंस को बड़ी इजी तरीके से कर सकते हो। अगला पूछा था मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m इज p एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पूछ रहा है। तो वी ऑल नो बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। डन। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक m से डिवाइड कर रहा हूं, एक m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये तो m²v² हो गया। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी आई वो कितनी आ गई? ये आ गई आपका 1/2m, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? p का स्क्वायर, है ना। तो और भी से p² इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m। तो और भी से p इज इक्वल टू √2km, है ना। तो ये रिलेशन आता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो हमें क्या पूछा था यहाँ पे? हमें पूछा था कि इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछा था। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते थे भाई? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो चाहो तो। हमें तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। तो इस ऑप्शन को देख लेना, p²/2m, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये मैंने पूरा रिलेशन बता दिया। ठीक है, अगर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स से पूछता तो अभी ये बताएं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स से पूछा है तो आपने ये बता दिया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन में बोला है बेटा कि बैटरी ऑफ 15 वोल्ट, यानी वोल्टेज दे रखा है 15। ठीक है बेटा, 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट की एक बैटरी है, इज कनेक्टेड टू अ पैरेलल ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस 4, 10 एंड 20 ओम। तो तीन पैरेलली रेजिस्टेंस है, तीन पैरेलल में रेजिस्टेंस है बेटा। ठीक है, तो चलो इनको देखते हैं फटाफट। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 4 ओम, दूसरी की दे रखी है बेटा 10, और तीसरे की दे रखी है 20 ओम। डन। तो इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। हम सबको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और वोल्टेज कितना दे रखा है? 15 वोल्ट। हम सबको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है? पैरेलल के लिए 1/R1 + R2 + R3, यानी 1/4 + 1/10 + 1/20, ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है। अब आप इसको सॉल्व करें बारी बारी से, जैसे कर सकते हैं। ठीक है, अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हैं सॉल्व बेटा, मैंने इस तरीके से किया है, तो आप और चाहें तो किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, सीधा एलसीएम लेके भी, तो कोई मना नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, चलो करके देख लेते हैं। तो दिस इज 40 × 20, 0 0 2 0 0 2 4 8, दैट इज 0 0 और 800। तो दिस इज 800 बेटा। 20 × 14, तो 20 × 14 कर दो। 4 0 0 4 2 8, 1 0 0 1 2 2, तो दिस इज 0 8 and 2, तो दिस इज 280 + 40। तो ये कितना आ गया? दिस इज 1/R। इसको मैं यहाँ लिख दूं, चलो यहाँ पे कर लेते हैं बेटा इसको। तो 1/R जो है वो किसके इक्वल आ चुका है? 280 + 40, 280 + 20 300, 320। तो दिस इज 320/800। इसको उल्टा कर दो बेटा, हमें तो R चाहिए ना, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया? 800/320। तो दिस इज द पैरेलल, मतलब पैरेलल का नेट रेजिस्टेंस जो है वो इतना निकल के आ गया। हम लोग को पूछा क्या था क्वेश्चन में? हमें पूछा था करंट कितना होगा। तो सिंपल तरीका है, करंट का क्या फॉर्मूला लगाओगे? वी नो दैट I इज इक्वल टू
क्या होता है बेटा, सबको पता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, V अपॉन आर। तो V कितना है टोटल, तो वो है 15 वोल्ट। नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा इसका, वो आ गया 800 इंटू 320। तो बस बेटा आपको इसको सॉल्व कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज कितना आ रहा है बेटा, ये ध्यान से देखो, 15 इंटू 320, 15 इंटू 320 और डिवाइडेड बाई बेटा 800, तो कितना आ गया ये 6। तो 6 इज द करेक्ट आंसर, यानी 6 एम्पियर। 6 एम्पियर कौन सा ऑप्शन है बेटा, 6 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पैरेलल कॉम्बिनेशन का था। इसमें क्या क्या याद रखना है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल के कॉम्बिनेशन में आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर एक और रेजिस्टेंस हो बेटा तो क्या लिख देंगे आप, R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दो। उसी तरीके से सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर सीरीज में ज्वाइन हो तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। ठीक है, इस तरीके से हम सीरीज का निकाल देते हैं। सीरीज में क्या सेम रहता है, तो सीरीज में करंट सेम रहता है, और पैरेलल में क्या सेम रहता है बेटा, वोल्टेज सेम रहता है। तो ये दो चीजें याद रखनी है। कभी टाइम मिलेगा बेटा तो इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप सीरीज और पैरेलल को अच्छे से समझ सको। ओके चलो, तो फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ इस तरीके से। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया, 11। ये अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा जो इस टॉपिक से आया है, वो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक पूछा है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक कौन से होते हैं बेटा, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है, जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेट की तरफ। तो फेरोमैग्नेटिक का जो एग्जांपल होता है वो होता है आयरन, निकल, क्रोमियम। ये सभी फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल होते हैं, बिकॉज इन सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो ये सभी के सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छे फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन में है निकल, वुड, गोल्ड, मैग्नीज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, निकल। निकल इज द वेरी गुड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो याद रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 पे चलो। वो क्वेश्चन दे रखा है आपको कि द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। स्पीड जो साउंड की होती है वो मैक्सिमम किस में होती है, तो स्पीड ऑफ साउंड, साउंड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम इन किस में होती है बेटा, सॉलिड में। याद रखना है इस चीज को, सबसे ज्यादा सॉलिड, उसके बाद लिक्विड और सबसे खराब गैस में। तो ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है बस। तो ऑप्शन में क्या था हमारे पास, वाटर, लिक्विड है नहीं, वैक्यूम छोड़ो, एयर, स्टील। तो स्टील हमारा सॉलिड है और वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टील में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो मैक्सिमम होगी। उसी तरीके से अगर कोई पूछ ले कि स्पीड ऑफ लाइट बताओ, स्पीड ऑफ लाइट वो कब मैक्सिमम होगा, तो वो कहाँ मैक्सिमम होता है बेटा, वैक्यूम में। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है वैक्यूम में, और जो अपना स्पीड ऑफ साउंड है वो कहाँ मैक्सिमम होता है, सॉलिड में। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो देखो एक सेकंड इसको फटाफट जल्दी से, उसके बाद फिर अभी एक सेकंड रुको फिर और करते हैं। तो चलो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 अपना अलग बोला है कि व्हेन द ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क। ठीक है, ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, कि ग्लास रॉड को, ये हमारा ग्लास रॉड हो गया, ठीक है, ग्लास रॉड, और ये हमारा सिल्क हो गया बेटा। ठीक है, तो ये हम लोग का है ग्लास रॉड। तो कह रहा है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो कौन सा चार्ज इंड्यूस होता है। सिंपल सी बात बेटा, ग्लास रॉड को रब के साथ सिल्क के साथ रब कर रहे हैं तो ग्लास जो होगा ना वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज बाई ग्लास रॉड, तो ग्लास रॉड अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है बेटा वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है, और वो कौन होगा, सिल्क जो एक्सेप्ट कर रहा है,
तो सिल्क बिकम नेगेटिव। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है तो तुमसे। इसमें इन्होंने पूछा ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा, तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। और उसी मतलब ये ध्यान रखो कि जो भी चार्ज लूज करेगा, जब भी ग्लास और सिल्क का एग्जांपल लेते हैं तो ग्लास को सिल्क लेते हैं और उसको ग्लास रॉड से क्या करते हैं बेटा, रब करते हैं। तो इस केस में ग्लास अपना चार्ज लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एंड ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा दे विल बिकम नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, समझ आया होगा। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ है अपने साइंस है। तो आगे क्वेश्चन है हम लोगों का 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था आप लोगों को, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर बेटा 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। तो मेरी लास्ट वीडियो भी देखना, उसमें मैंने सब बताया है, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम कौन किसके इक्वल होता है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड बाय रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। मोमेंटम और वेलोसिटी के रेशियो से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लिख दो, मोमेंटम इज इक्वल टू मास अपॉन वेलोसिटी। तो मास इज इक्वल टू कितना आएगा, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी, है ना। तो यही तो पूछा है कि विच फिजिकल क्वांटिटी यू ऑब्टेन बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम और वेलोसिटी से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी निकलती है, मास निकलती है। तो देखो वो जो टॉपिक अभी किया उस पर दो क्वेश्चन आए पड़े हैं, तो बड़े आसानी से कर सकते हो, मास। उसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। काफी क्वेश्चन आए बेटा साइंस से जो कि बड़े सिंपल है, कि हु डिस्कवर एक्सरे, कि एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया था, एक्सरेज को। तो एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया था, तो याद रखना बेटा एक्सरे डिस्कवर में रॉन्गटन, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या याद रखेंगे बेटा आप, एक्सरे डिस्कवर में, ही हु डिस्कवर WC रॉन्गटन, ठीक है। WC रॉन्गटन थे जिन्होंने किसको डिस्कवर किया था, एक्सरे को डिस्कवर किया था। तो दैट इज WC रॉन्गटेजिन, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले एक्सरे को डिस्कवर किया। तो ये आपको अच्छे से बेटा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुल हम लोगों ने 16 क्वेश्चन किए ऑलमोस्ट, ठीक है। जिससे हम लोग ये, जिसके अंदर हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे और फिजिक्स के क्वेश्चन थे। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोगों ने डील किया, बायो के क्वेश्चन नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। तो बस हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस को डील किया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और देखो 16 क्वेश्चन है, 16। और अगर बायो के भी इंक्लूड कर लो तो मोर देन 20 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द साइंस पोर्शन ओनली। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, सिंपल टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक्स आते हैं, तो इसको आप अच्छे से एक बार देखें तो आसानी से इसके हर टॉपिक्स को कर सकते हो। तो ये 2018 का पेपर था, इससे पहले वाली वीडियो में 2019 के पेपर सॉल्व किए हम लोगों ने। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम 2017 के पेपर करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा होगा, तो इसको देखो, और कोई भी डाउट होता है, कुछ भी और क्वेश्चन होते हैं तो यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क, उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर 2017 के साइंस क्वेश्चन के साथ।